अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप तमाम अफराद खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा तो मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपनी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। तो आज जो है मैं इसके हवाले से हमारा जो लेक्चर्स थे वो लेक्चर 3 तक का हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद था। अब जो है क्या कहते हैं वो हम आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करने चले जा रहे हैं। तो यकीनन आपको ये लेक्चर जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वहाँ पे पेन टूल के साथ साथ ड्राइंग्स को भी हमने देखा था और उसमें हमने इलस्ट्रेशन बनाने की प्रैक्टिस की थी। तो यकीनन वहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। अगर किसी को कोई मुश्किल हो तो वो कमेंट कर सकता है या फिर क्या कहते हैं उससे जो क्लासरूम के अंदर सवाल कर सकता है। अच्छा, अब पेन टूल जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके साथ साथ क्या कहते हैं हम उस पर स्टेशन वगैरह का काम शुरू कर देते हैं तो उसमें मज़ीद कुछ चीज़ों को हम समझने की ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई बगैर रेफरेंस की कोई चीज़ बनानी हो और मुझे ये चीज़ पता हो कि उसका जो ड्राइंग मेथड है वो कौन से रूल ऑफ जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से कौन सा मेथड के साथ वो ड्राइंग बनी है तो मुझे बनाने में ड्राइंग कंप्लीट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई ऐसी ड्राइंग बनानी हो जो सिमेट्रिकल बैलेंस मेथड के साथ हमने ड्रॉ करनी हो, जैसे कि आपको थ्योरी के अंदर पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था कि आपकी जो सिमेट्रिकल बैलेंस शेप होती है वो इस तरह की शेप होती है जो लेफ्ट साइड पर होगी उतने ही राइट साइड पर होगी। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी जो होती है जो लेफ्ट साइड होती है वही राइट साइड होती है, ऊपर नीचे वो नहीं होती है या बड़ी छोटी बड़ी नहीं होती है। तो इसी तरीके से अगर मुझे कोई इस तरह की चीज़ बनानी हो तो मुझे अगर आपको याद हो तो बचपन में हम लोग जब ड्राइंग्स किया करते थे या कोई भी चीज़ बनाया करते थे तो हम लोग शुरू में डॉट्स की मदद से चीज़ें बनवाना सिखाई गई थी या लाइन्स की मदद से हम लोगों को काम करना सिखाया जाता था। या ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं खाने या बॉक्सेस वाले जो हमारा पेपर होता था उसके अंदर हम उसकी मदद से चीज़ें बनाया करते थे। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से चीज़ें बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमारे पास व्यू के अंदर एक ऑप्शन मौजूद होता है रूलर का। अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आपको रूलर्स के नाम से एक ऑप्शन दिखता है, उसकी शॉर्ट की जो है अच्छा क्योंकि ये मेरा सिस्टम जो है मैक का है तो यहाँ पे आपको कमांड की दिख रही है, वैसे आपको कंट्रोल आर अगर आप दबाते हैं तो ये चीज़ आपको दिख जाती है। आपका ये रूलर जो है ऑन हो जाता है इस तरीके से और यहाँ पर ये आपको टॉप पर एक साइड बार दिख रहा होता है और लेफ्ट साइड पे आपको एक रूलर दिख रहा होता है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होता है। अब जो मेरी जो फाइल साइज है वो 8.5 बाई 11 इंचेस की है, तो 8.5 का अगर हम हाफ करेंगे तो वो 4.25 बनेगा। तो मुझे सेंटर के पेज पे अगर कोई चीज़ चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर मैं लाइन टूल से लाइन बनाता हूँ तो लाजमी सी बात है अगर मैं इसको डिलीट करना भूल जाऊँगा तो वो प्रिंटिंग के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए हम रूलर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रूलर की बनाई हुई लाइन्स जो होती हैं वो प्रिंटिंग में विजिबल नहीं होती हैं। उसे स्क्रीन पर हमें देखने के लिए, हमें काम करने के लिए, हमें काम में मदद देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पर मैं अब इसको अगर गौर से देखूँ तो ये 4.5 है और अगर इसको मैं मज़ीद प्लस करूँ तो ये 4.25 है जो कि 8.5 का हाफ होता है। तो मैंने यहाँ पर लाकर इस तरीके से इसको छोड़ दूंगा लाइन को, तो ये एक लाइन मेरे पास आ चुकी है सेंटर की। अच्छा, अगर ये लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये लॉक हुई हुई है। आमतौर पे ये लॉक नहीं होती है, ये सिलेक्टेबल होती है तो ये हमें डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए हमेशा हम राइट क्लिक करके लॉक गाइड्स के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगी। अब अगर मुझे कोई चीज़ बनानी हो ऐसी जो सिमेट्रिकल बैलेंस बेसिस के ऊपर बनती हो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं हार्ट ले लूँ तो दिल की जो शेप होती है हमारे पास वो ऊपर से एम की शेप होती है और नीचे की तरफ आता है तो वो वी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हाफ हार्ट यहाँ पे बनाता हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन में हाफ हार्ट मेरा ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा जब मैं उसका ट्रांसफॉर्म की मदद से उसको रिफ्लेक्ट करूँगा। तो ये चीज़ मुझे हेल्प करेगी। तो मैं सबसे पहले काम क्या करूँगा कि मैंने पेन टूल लिया और
सेंटर पॉइंट के ऊपर जो लाइन मैंने खींची थी वहां पर मैंने एक पॉइंट क्लिक कर दिया। अब मैं लाइन को स्ट्रेट रखूंगा और क्लिक करने के बाद जो है शिफ्ट का जैसे अगर हाथ हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ, और यहाँ पर मैं उसको शेप दूंगा हार्ट की, जिस तरीके से हमें रिक्वायर्ड होती है, जितने एंगल मुझे घुमाना है। और याद रखिएगा कि हमेशा कि पेन टूल के अंदर जब भी हम कर्व देंगे तो हमेशा एक्स्ट्रा कंट्रोल को खत्म करने के लिए इस पॉइंट के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे जहां से हमने कर्व क्रिएट किया होगा। अब मैं यहाँ नीचे आकर सेंटर पॉइंट पे वापस इसको मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। अच्छा, चूंकि अभी मेरी जो फिल और स्ट्रोक है वो दोनों डन हुए हैं, तभी मुझे यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ये क्लिक करने के बाद मैं डी प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरे बाय डिफॉल्ट कलर्स के ऊपर आ जाऊँ। तो अब मेरे पास जो है वो शेप आ चुकी है। अब अगर मैं इसको सेट करना चाहूँ, मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया और मैं इसको स्लाइटली सा सेट कर रहा हूँ ताकि मुझे मुश्किल ना हो कोई भी, यानी शेप जो है वो परफेक्ट मेरी आए। और यहाँ पे मैं फिल कलर के लिए स्विचेस में जाकर इसके अंदर कलर फिल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं इसको जूम करके देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास अभी भी थोड़ा सा स्लाइटली सा इशू आ रहा है, एक नोक सी बन रही है। तो मैं इसको एडजस्ट करूँगा कि ये प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है हमारे पास शेप। जब हमारी शेप परफेक्ट सेट हो जाएगी हम इसको राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि अभी मैंने कॉपी नहीं ली थी तो मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा, और कॉपी ली भी होती पहले से तो मैं इसको ओके पे क्लिक करता। अब मुझे वर्टिकली ही चाहिए, अभी लेफ्ट से राइट पे जाना है तो मैं वर्टिकल सेक्शन इस्तेमाल करूँगा और कॉपी पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरे पास मेरी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये पेन टूल का काम हम इस तरीके से भी रूलर की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इसको ज्वाइन करना हो तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम अगर जूम करके देखें तो ये हमारी जो शेप है ये प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अगर ये बिल्कुल इतना डिस्टेंस, मामूली से डिस्टेंस के साथ अगर रख के मैं इसको जूम आउट करके देखूंगा तो ये मुझे इतना फील नहीं होगा कि ये डिस्टेंस के साथ रखती है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ और इनको ज्वाइन करता हूँ तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर थोड़ी सी शेप जो है वो हमारी आउट हो गई है, तो पॉइंट जो है वो प्रॉपर मैच नहीं हो रहे। तो उस सूरत में क्या होगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको दोबारा थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख रहा हूँ और मैं अब ये पॉइंट सिलेक्ट करके अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये जो गैप एक शेप आ रही है वर्टिक इस तरह से लाइन वाली, ये शेप नहीं बनती है। हमारे हार्ट की जो शेप होती है वो वी शेप बनती है। तो उस सूरत में मैं क्या करूँगा, मैंने कंट्रोल माइनस से जूम आउट किया है। अब मैं इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक एवरेज का ऑप्शन मौजूद होता है। इस एवरेज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक बॉक्स हमारे पास सामने खुलकर आ जाएगा जिसके अंदर ये मेंशन होगा कि मुझे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो हम बूथ पर रखकर इसको ओके करेंगे तो ये पॉइंट दोनों जो है एक जगह पर आ जाएंगे। अब मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो ये स्मूथली ज्वाइन हो जाएगा। इस पर भी मैं काम करूंगा एवरेज ओके और राइट क्लिक करके देन ज्वाइन। तो अब ये मेरी शेप जो है प्रॉपर बन चुकी है। अब अगर हम देखें तो इस तरह की मदद से हम मल्टीपल चीजें जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई परफ्यूम बॉटल बनानी हो तो मैं बहुत आसानी से इस तरह की परफ्यूम बॉटल जनरेट कर सकता हूँ। ये आपके सामने मैं शेप क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसमें मुझे जहाँ जहाँ पे कर्व देना हो वहाँ पर मैं पहले से एक कर्व क्रिएट कर लूँगा। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो
ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और कॉपी। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी बना सकते हैं। हम मल्टीपल इस तरह की ट्राई करेंगे तो हमारे पास चीज़ें बन जाएंगी। तो पेन टूल का एक इस्तेमाल ये भी था। अच्छा, इसी में हमारे पास पेन टूल के अंदर जो है ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट वगैरह का एक ऑप्शन दिख रहा होता है। तो ये ऑटोमेटिकली जब हम कोई भी शेप बनाते हैं तो ये हमारे पास आ रहा होता है। अगर मैंने पेन टूल लिया होगा तो जैसे मैं पाथ के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये ऐड एंकर आ गया, और अगर किसी पॉइंट के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये डिलीट एंकर पॉइंट आ गया। तो इसकी मदद से हम इस तरीके से कोई भी पहले का एडिट पॉइंट डिलीट कर सकते हैं और मजीद पॉइंट चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसी में हमारे पास एक शीट मौजूद है। अगर हम गौर से देखें तो एंकर पॉइंट टूल कहलाता है। अब ये एंकर पॉइंट टूल क्या काम करता है? हमने लीफ बनाना सीखा था, हमने बेसिक शेप से लीफ बनाया था। तो उसमें हम क्या करते थे कि हमें जब लीफ बनाना होता तो हम इस तरह से उसको पॉइंट को सिलेक्ट करके और सारी चीज़ें मूव करने के बाद हमारे पास शेप आती थी। लेकिन अगर मैं पेन टूल के अंदर मौजूद एंकर पॉइंट टूल लेकर सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा और एक इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए बहुत आसानी से हमारा जो है वो एक पत्ता जो है वो तैयार हो गया और अब मैं इसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे हमारे टूल्स बढ़ते जाएंगे हमारे ड्राइंग मेथड जो है वो आसान होते जाएंगे, लेकिन हमारे पास पीछे के बेसिक शेप को इस्तेमाल करने की वजह ये थी कि ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों और हमें बेसिक चीज़ें की मदद से चीज़ों को बनाने में कोई मुश्किल ना हो। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं मज़ीद। इसमें हमारे पास जो टूल्स मौजूद हैं, हमारे पास लाइन टूल मौजूद है, टेक्स्ट टूल मौजूद है और रोटेट टूल मौजूद है, और इसके साथ साथ हमारे पास ग्रेडियंट टूल है जिनका हम इस पूरे लेक्चर्स में जो दो सीजन्स में होगा या दो पार्ट्स के अंदर होगा तो इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे किस तरीके से कौन सी चीज़ काम करती है। अच्छा, अब इस रोटेट टूल के ऊपर आ जाता हूँ और रोटेट टूल का इस्तेमाल हम अभी देखेंगे कि रोटेट टूल किस तरीके से काम करता है। मैं ये लाइन अभी रहने दे रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब हम रोटेट टूल का इस्तेमाल करेंगे तो हमें सेंटर पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल अभी मैं काम ये कर रहा हूँ कि मैं एक सिंपल आर्क टूल ले रहा हूँ और इसकी मदद से मैंने एक लाइन जो है कर्व सी वो ड्रॉ कर ली है और इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर एक पर्पल कलर दे दिया, स्ट्रोक मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 3 साइज कर दिया। अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये जो घूम रहा है, तो अगर इसको आप गौर से देखें तो ये सेंटर पॉइंट जो है इसका घूम रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से घूम रहा है। अगर मैं रोटेट टूल लेता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि ये मेरे पास आपका एक पॉइंटर नजर आ रहा है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को घुमा सकते हैं। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो देखेंगे इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटर पॉइंट अगर मैं मूव करना चाहूँ तो ये रोटेट टूल की मदद से हम इसको मूव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लाता हूँ तो मैंने कहा कि ये यहाँ से घूमे, तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो अभी देखेंगे इसके हिसाब से घूमेगा। तो रोटेट टूल लेने के बाद अगर मैं इसकी इस जगह से ऑल्टर से कॉपी निकालता हूँ तो ये देखेंगे इस पॉइंट से घूमा। अब मैंने कॉपी निकालने के बाद अगर कंट्रोल डी दबाता हूँ तो ये बहुत आसानी से हमारे पास एक खूबसूरत सा शेप बन जाएगा। और अगर इसी कलर को मैं शिफ्ट कर दूँ शिफ्ट एक्स से तो ये आप देखेंगे खूबसूरत सा आपके पास फ्लावर टाइप की चीज़ बन गई। अगर मैं इसमें कोई मजीद चीज़ इस्तेमाल ना करूँ तो ये भी आप इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक इलिप्स टूल ले रहा हूँ और इसी तरीके से मैं इसके अंदर सिर्फ कलर आउटलाइन रख रहा हूँ। रोटेट टूल लिया मैंने और इसको मैं घुमाना चाहता हूँ इस पॉइंट से, तो यहाँ पर मैं कोई भी डायरेक्शन देकर तो कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये देखें। अगर आपको याद हो तो बचपन में कभी अगर आपको इत्तेफाक रहा हो तो एक एक्सटेंशन आता था जिसकी मदद से हम इस तरह से डिज़ाइन बनाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से मल्टीपल टेक्सचर्स बना सकता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें बना सकता हूँ। अगर मुझे वो बनाना है फ्लावर प्रॉपर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर एंकर पॉइंट टूल की मदद से ऐसे क्लिक करके बहुत आसानी से इसको खूबसूरत सा
शक्ल दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और फिर मैं ऑल्टर से इसकी कॉपी निकालता हूँ। तो ये देखें कि हमने एक खूबसूरत अंदाज में मैं एक एक लीफ छोड़कर बाकी सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके कलर्स चेंज करने जा रहा हूँ। और अब मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई करूँगा। ये देखते हैं खूबसूरत सा हमारे पास फूल टाइप की एक चीज़ जो है वो आ जाएगी। तो ये थोड़ी सी अभी हमारे चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन इसको हम बाद में सेट कर सकते हैं। छोटे इसमें ये चीज़ पता नहीं चलेगी। तो अब इससे मल्टीपल खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइंस हम बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो ये बात हो गई कि इसकी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसकी मदद से हमें कोई इस तरह की चीज़ बनानी हो जो हमारी रियल लाइफ का एक पार्ट हो, मिसाल के तौर पर अगर मैं घड़ी बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा कि मैं सबसे पहले तो एक इलिप्स टूल लूँगा और उसको ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। अच्छा, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं और सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बार नज़र आती है जिसको हम अलाइन टूल कहते हैं। विंडो के अंदर अगर मैं अलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये अलाइन सेक्शन खुल जाता है। इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं। अभी ये देखें अलाइन टू आर्टबोर्ड के ऊपर सेट हुआ है। तो मैं अगर इसको लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट जाएगा, राइट करूँगा तो राइट जाएगा, सेंटर करूँगा तो सेंटर आएगा। सेम चीज अगर मैं इसको ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर कर दूंगा तो ये देखेंगे ये मेरे पास बिल्कुल सेंटर पे ये ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट डी कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसका कलर जो है स्लाइटली सा ग्रे कर रहा हूँ और इसके स्ट्रोक का साइज जो है वो मैं 0.25 कर रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे एक लाइन वर्टिकली भी चाहिए। मैं इसको इस तरह से रख दूंगा ताकि मुझे इसका सेंटर पॉइंट पता चलता रहे। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मुझे मिसाल के तौर पे इसके अंदर ये घड़ी बनाने जा रहा हूँ, तो लाजमी सी बात है कि इसमें डिजिट्स आते हैं। तो हमारे पास 1 से लेकर 12 तक के डिजिट्स होते हैं जिसको हम इसके ऊपर पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट टूल लूंगा और ये कर्सर दोबारा हम लोग डिफॉल्ट पे ला रहे हैं। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैंने सिंपल क्लिक किया और 1 2 लिख दिया। 1 2 लिखने के बाद अच्छा याद रखिएगा कि 1 2 लिखने के बाद जब हम इसकी पहले पूरी सेटिंग करेंगे, हम यहाँ पर जो है मुख्तलिफ फॉन्ट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, हम उन फॉन्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से मैं उसकी सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। जिस तरह का मुझे चाहिए मैंने ये वाला फॉन्ट दे दिया और मैं इसको सेंट्रलाइज उस पर कर रहा हूँ, सेंट्रलाइज ग्राफिंग के ऊपर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखें अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट वाले इस पर रखेंगे तो ये हो सकता है कि ये मुझे डिस्टर्ब करे, क्योंकि जब मैं इसको सिंगल डिजिट पे लाऊंगा तो ये एक साइड पे रह जाएगा, ये वाली साइड गायब हो जाएगी। तो इसकी सेटिंग हम जब रोटेट करेंगे तो हमें ये मुश्किल होगी। अब मैं इसको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ और मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रख दूंगा और इसको भी मैं अलाइन कर दूंगा सेंटर आपका हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सेट हो गया। मैं इसको अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इसकी कॉपी निकालूँ तो ये एक्यूरेसी के साथ आए। तो हमें ये पता है कि 360 का जो सर्किल होता है हमारा, यानी सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे कि हमें 12 डिजिट चाहिए, तो हम 360 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो आता है वो 30 का आता है। तो मैंने रोटेट टूल लेने के बाद यहाँ पर आया, सेंटर में कर्सर रख दिया, मुझे सेंटर दिखा रहा है। मैंने ऑल्टर दबाना है और क्लिक करना है तो ये मेरे पास एक बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर मैं मैनुअल एंट्री करके अपने एंगल्स दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 30 पे क्लिक किया और सॉरी 30 लिखा और कॉपी पे क्लिक कर दिया। तो अब ये मेरे पास कॉपी जनरेट हो गई है। अब मैं कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट्स निकाल लूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास डुप्लीकेट बन के आ गई। अब मुझे इनके नंबर चेंज करने हैं, मैं टेक्स्ट टूल लूंगा। इस टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही कर्सर बना हुआ नजर आएगा मैं डबल क्लिक करूंगा और इसके नंबर्स चेंज करना शुरू कर दूंगा। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो ये पूरी सिलेक्शन बना लेगा।
अगर नहीं भी बनाता है तो कंट्रोल ए दबा देंगे तो ये सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से हम इसके नंबर्स जो है वो चेंज कर लेंगे और हमारे पास पूरे नंबर्स का जो एक सर्किल होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जहाँ पे ये डायरेक्शन का इशू है मैं इसको शिफ्ट के साथ जो है रोटेट कर लूंगा ताकि ये एक्चुअल शेप में आ जाए, क्योंकि हमें जो दिखती है घड़ी वो कुछ ऐसी ही दिखती है। और यहाँ पर मैंने इसको स्लाइटली सा शिफ्ट के साथ सिर्फ डायरेक्शन को चेंज किया है, तो ये मेरे पास अब प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर 1 से लेके आपके डिजिट्स आ चुके हैं। अब इसमें मैं सेकंड के डिजिट्स यानी लाइन बनानी है, तो उसके लिए हमें पता है कि 360 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने लाइन टूल एक ली और लाइन टूल की मदद से मैंने एक शिफ्ट के साथ एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पर मैं जो है 0.25 पीटी का जो है मैंने एक लाइन बना ली है। मैं इसके ऊपर जो है वो स्ट्रोक कलर जो है इसका वो रेड दे रहा हूँ या 0.5 कर लेते हैं या 0.525 भी काफ़ी होगा फिलहाल। और सेम हम रोटेट टूल लेंगे। यहाँ आने के बाद मैंने सेंटर पे ऑल्टर दबा के क्लिक किया, 6 लिखा और कॉपी पे जनरेट कर दिया। अब मैं कंट्रोल डी दबाता चला जाऊंगा तो ये रोटेट होता चला जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास नंबर्स थे वहाँ वहाँ से मैं ये लाइंस को रिमूव करता चला जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास एक खूबसूरत सा डायल आ चुका है। मैं इसका कलर थोड़ा सा और हल्का कर रहा हूँ ताकि ये इतना बुरा ना लगे। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसकी निडल्स या सुइयां जिसे हम कहते हैं वो मुझे बनानी है। तो सबसे पहले काम मैं क्या करूँगा कि मैं एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और सेंटर पे रहते हुए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया है। मैं इसको जरा जूम कर लूँगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके स्ट्रोक पैनल को नेल कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर मैं स्लाइटली सा कलर जो है वो इसका चेंज कर रहा हूँ। चलिए ये वाली कलर थीम हम ले लेते हैं। मैंने क्या काम करना है, तो सबसे पहले कि मैंने डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लिया और इस पॉइंट को इतना अंदर और इस पॉइंट को इतना अंदर, ताकि एक नोकदार सुई की तरह हमारे पास शेप आ जाए। ये देख लेगा शेप मैंने यहाँ पे इस तरह से रखी है इतनी रेंज में, ताकि ये जब रोटेट हो मैं ऑल्टर से इसकी एक कॉपी निकालूंगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। अच्छा, याद रखिएगा कि हम मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल टूल से लॉक कर लिया करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मैं इसको चाहता हूँ कि डिस्टर्ब ना हो, इसकी साइज जो है मुझे कम करना है। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ जो है इसको स्लाइटली सा नीचे कर दूंगा ताकि ये थोड़ी सी साइज में इससे कम हो जाए। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ और जब ये 2 के हिसाब से मेरे हिसाब से सेट हो जाएगी मैं इसको यहाँ पे ला के रख दूंगा और यहाँ मैंने इसका कलर जो है स्लाइटली सा चेंज कर दिया ताकि इस सर्किल को मैं लॉक कर रहा हूँ, ये बार बार डिस्टर्ब करेगा। मैंने कंट्रोल 2 से इसको लॉक कर दिया है। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है।
इसको मैं सेट कर रहा हूँ मुस्तकिल। जब ये मेरे हिसाब से सेट हो जाएगी डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे इसका जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से रखना है कि ये डिस्टेंस लेवल हो जाए। अच्छा, अब मैं इसी की एक और कॉपी निकाल लूँ और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड की स्पीड जो है वो ऐसी होती है कुछ पतली सी, और यहाँ कलर में जो है इसका कोई और दे देता हूँ ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो सके, और इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में घुमा के ले आऊँगा। जब मैं, क्योंकि इसकी कॉपी से के बाद ये निकाली थी तो ये वाली कॉपी इसके पीछे आएगी, मैं अरेंज में जाके इसको फ्रंट पे ले आऊँगा और यहाँ लाकर अच्छा, इसमें एक इम्पैक्ट करने के लिए, पैदा करने के लिए, कि ये वाली एक प्रॉपर ब्लॉक है, हम क्या काम करेंगे, यहाँ अभी भी मुझे परफेक्शन नहीं मिल रही थी तो मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया है। ठीक है, हम एलिप्स टूल लेंगे और एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देंगे ब्लैक कलर का, ताकि ये, और इसके सेंटर में हम रख देंगे। तो अब ये हमारी घड़ी के डायल्स वगैरह भी आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें, अगर मैं हैंड वॉच बना रहा हूँ तो हैंड वॉच के अंदर हमारे पास, हमें पता है कि यहाँ पे एक होल्डर होता है या बक्कल कह लें जिसे, जिसमें एक आपकी स्ट्रिप जो होती है वो फंसी हुई होती है। तो वो स्ट्रिप बनाने के लिए मेरे पास कुछ मेथड्स हैं जिसको हम अभी फॉलो करेंगे। आपको याद होगा जब पेन टूल की मैंने क्लास आपकी ली थी तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट क्लास के अंदर कि हम 1 से लेकर 0 तक की जो हमने शेप को ड्रॉ किया था, तो उसमें हमने 0, 6, 8, 4 जहाँ पे आ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक होल करने का प्रोसेस होता है। तो उस होल प्रोसेस को आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया, ये मेरा इसका कलर है, और एक और सर्किल मैंने इसी के अंदर बनाया और इसका कलर ये है। अब मुझे इसके अंदर ये होल दिखाना है कि ये होल हुआ हुआ और इसके पीछे ऑब्जेक्ट मौजूद हो। तो जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो राइट क्लिक करने पे हमारे पास मेक कंपाउंड पाथ का एक ऑप्शन आ रहा होता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इसने होल कर दिया। अब ये कैसे पता चलेगा इसने होल कर दिया है, मैं किसी भी शेप को लेकर इसके पीछे मैं इसको सेंड टू बैक कर रहा हूँ और मैंने इसके ऊपर कलर चेंज कर दिया, तो ये देखेंगे कि आपको पता चल रहा है कि ये होल हो गया। अच्छा, लेकिन अगर मुझे जो ये इसका स्ट्रिप का वो होता है, होल्डर होता है, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ पर आकर मैं इसको ये कलर दे रहा हूँ और कुछ इस तरह से होता है जो यू की शेप बन रही होती है, तो मैं उसके लिए क्या काम करूँगा कि मैंने इतना स्ट्रेप लेने के बाद इसको ऐसे ड्रॉ किया, इसको सेट कर रहा हूँ, ये सेंटर में आ गया। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मेक कंपाउंड पाथ करता हूँ तो ये देखेंगे सिर्फ ये ऑब्जेक्ट खत्म होगा, ये नहीं होगा। ये चीज़ कैसे खत्म होगी, हमारे पास यहाँ पे एक शेप बिल्डर टूल मौजूद होता है जिसका काम ये होता है कि किसी भी शेप को मर्ज करना या किसी भी शेप को माइनस करना। मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 शेप्स मौजूद है अलग अलग कलर की, मैं रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर अब मुझे इसको मर्ज करना है या माइनस करना है, या इतना हिस्सा काटना है, या फिर इसका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी तरीके से मुझे इसको सेट करना है। तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, शेप बिल्डर टूल जैसे लिया तो ये देखें मुझे ये प्लस के साइन के साथ बता रहा है कि ये अलग अलग पाथ हैं। अगर मैं इसको यूं चला दूंगा तो ये मर्ज हो जाएगा, और अगर मैं ऑल्टर दबाकर इस पर क्लिक करूंगा तो ये माइनस कर देगा जिस जगह से भी करना। तो इस तरह से मैं कोई भी शेप बना सकता हूँ। खासतौर पर अगर मैं स्नूकर की बॉल बना रहा हूँ तो आपको पता होगा कि उसके ऊपर जो है इस तरह से एक वाइट कलर का एक
राउंड होता है मौजूद और उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, तो हम उस तरह से इसके इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब यही चीज़ सेम यहाँ पर मैं करूँगा। मैंने इन दोनों को पहले तो अलाइन कर लेना है, ठीक है, और हम इसको मैनुअली भी करके देख लेंगे क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया और ऑल्टर से मैंने इसको माइनस कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो आमतौर पे इसमें इस साइड से जो है वो स्लाइडली सा राउंड होता है, तो मैंने दोनों के पॉइंट सिलेक्ट किए बाहर के और इस तरह से इसको सेट कर लिया। मैं इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ और इसको सेंड टू बैक कर दिया ताकि ये इस तरीके से सेट हो जाए। अब मुझे क्या चाहिए, इसका स्ट्रिप चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा चौड़ा कर रहा हूँ, अलाइन टू सेंटर। अब मुझे स्ट्रिप चाहिए, मैं रेक्टेंगल टूल लूंगा और इसका स्ट्रिप बनाते वक्त मैंने इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर लिया है, या इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे अपनी मर्जी का कलर जो है जनरेट कर लेते हैं। आई थिंक इज इनफ। मैं इसकी लेंथ बढ़ाऊंगा सिंपल। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी शिफ्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं सिंपल अपने सीधी सीधी ऊपर लेके जा रहा हूँ क्योंकि शिफ्ट इस्तेमाल करूंगा तो लाजमी सी बात है कि ये आपका चारों तरफ से बढ़ेगा। अच्छा, ये डिस्टेंस रखा है हमने, इसकी वजह ये है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट जब किसी चीज़ में लगा हुआ होगा तो उसमें गैप तो आपको फील होता ही है ना। यहाँ पर भी हम वही चीज़ काम कर रहे हैं। यहाँ मैं स्लाइडली सा इसको शिफ्ट के साथ बड़ा कर रहा हूँ ताकि ये कम डिस्टेंस हो जाए। अच्छा, अगर मैं इसको साइडों से थोड़ा सा हिला लूँ और फिर इसको सेंटर कर दूँ, अब ये मेरे ख्याल में इनफ है, इतना डिस्टेंस जो है ये बताने के लिए कि ये किसी पिन पे लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं सेम काम करूँगा, स्लाइडली सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया और एरो कीज जो हमारे कीबोर्ड के अंदर मौजूद होती है, लेफ्ट साइड को मुझे अंदर की तरफ करना है तो मैं राइट की दबाऊंगा और राइट साइड को मुझे अंदर की तरफ करना है तो मैं लेफ्ट की दबाऊंगा। तो मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करके मैंने दो बार उसको इस तरीके से अंदर कर दिया। अब दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, जब पहले मैं इसकी कॉपी ले लूंगा क्योंकि मुझे दूसरी साइड जो है वो प्रॉपर चाहिए, तो मैं इस तरह की चेंजेस करने के बाद से पहले इसकी दोनों चीज़ों की सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और हॉरिजॉन्टल पे जाकर मैंने इसकी कॉपी जनरेट कर दी ताकि मैं इसको यहाँ पर रख सकूँ। और इसको मैं कर दूंगा सेंड टू बैक। सेंड टू बैक की शॉर्ट की इस्तेमाल की है मैंने, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, वापस अपने ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे जो एक साइड, क्योंकि पहले हम इसको सेट करेंगे फिर हम जो है बाकी वाले ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे। इन दोनों को पकड़ा और मैंने इसको स्लाइटली सा कर्व दे दिया, कुछ ऐसे ही होता है। अब मुझे यहाँ पे इस वाले स्ट्रेप में जो है होल बनाने, तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, इलिप्स टूल लूँगा और होल थोड़े से ना ज़्यादा गोल होते हैं ना ज़्यादा ओवल होते हैं। मैंने एक कलर इसके ऊपर कर देना है। अच्छा, मैं वो चाहूँ तो मैं उसमें वो गैप भी दे सकता हूँ जो हम शेप बिल्डर टूल की मदद से, लेकिन मुझे इसमें अभी गैप नहीं देना है। बेसिकली मुझे इसके अंदर जो है
थोड़ी सी डेप्थ दिखानी है एक होल वाली। ऑल्टर से मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ और अब इसको मैं वाइट कलर कर रहा हूँ। तो ये डेप्थ आपको कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर थिकनेस रखता है तो उसकी आपको एक शेडो बनता हुआ नज़र आना चाहिए। तो ये वाला काम जो है मैं इसके ऊपर सेट कर रहा हूँ। अब अगर मैं शेप बिल्डर इस्तेमाल करना चाहूँ तो इन तीनों के साथ कर सकता हूँ, लेकिन मैं शेप बिल्डर भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूँगा। यहाँ पे सिंपल मैं कंट्रोल चीज़ को ग्रुप कर रहा हूँ और इसकी साइज जो है थोड़ा सा शिफ्ट के साथ मैंने छोटा किया है। ओके, इसकी पोजीशन सेट करूँगा क्योंकि फॉरन होल नहीं होता है। अब मैं ऑल्टर से इसकी कॉपी निकाल रहा हूँ, कंट्रोल डी से मैं इसके कुछ पॉइंट्स जनरेट कर लूँगा। तो अब एक चीज़ की मजीद कमी है कि मुझे यहाँ पर स्टिच हुआ क्योंकि अगर मैं ये लेदर का या उसका बना रहा हूँ स्ट्रिप, यहाँ पे मुझे स्टिच हुआ बनाना है। तो वो चीज़ क्या कहते हैं, मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ बड़ा करता हूँ तो देखें मैं पहले इसकी कॉपी निकाल रहा हूँ। अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ बड़ा करता हूँ, ये छोटा करता हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपका एक डायरेक्शन से छोटा बड़ा हो रहा है। अगर हम यूँ करते हैं तो ये इस तरह से हो रहा है। मुझे ये चारों तरफ से एक्यूरेट चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता है ऑब्जेक्ट पैनल के अंदर, पाथ। पाथ के अंदर हमारे पास होता है ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ क्या करता है, इस तरीके से अंदर और बाहर इमेजेस यानी आपकी शेप एक और क्रिएट कर देता है। अब मुझे क्या करना है, एक तो पहले मैं इसको कर रहा हूँ साइड माइनस में, और माइनस में 0.05, ठीक है। और मैंने कहीं भी क्लिक किया तो ये देखें इस तरह से मेरे पास ये अंदर आ गई है। प्रीव्यू मेरे पास चेक ऑन हुआ था, मैंने इसको ओके कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं फिल से ख़त्म कर रहा हूँ, स्ट्रोक पे आया और इसका जो लाइट कलर था वो मैंने दे दिया 0.5, इसकी वो कर दिया। तो इस तरीके से ये स्टेप वाला चीज़ हमारे पास आ गई। अच्छा, एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। हमारे पास स्ट्रोक पैटर्न अभी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी फिलहाल मैं स्ट्रोक पैटर्न पे क्लिक करके यहाँ पे डैश लाइन के ऊपर मैंने चेक लगा दिया और इसको 12 की जगह मैंने कर दिया 6। मैं सिर्फ इतना स्टेप कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता रहा। आगे फिर इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अच्छा, ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब आप देखेंगे हमारे पास ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो ये शायद मेरे ख्याल में मैंने बड़ा किया था तो ये बड़ा हो गया था। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। डायरेक्शन टूल से मैंने थोड़ा सा इसको पकड़ के ऊपर किया है क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आउट हो गया था। एरो की से मैंने इसको ऊपर कर दिया। अच्छा, अब मुझे सेम चीज़ यहाँ पर करनी है, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल मुझे सबसे पहले इसके पास करने का यानी इसके अंदर से जाने का एक वो बनाना है, होल बनाना है। तो मैं एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और इसकी शेप मैंने सेट कर ली। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इतना स्टेप काफ़ी है। इसको सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, ऑल्टर दबाकर मैंने इसको माइनस कर दिया। अच्छा, अब जो वो होती है इसकी पिन होती है जो होल्ड करती है, इसके लिए मैं एक पिंच बना रहा हूँ। स्लाइडली सा मैंने इसको कर्व किया, सेलेक्ट किया,
शेप बिल्डर टूल लिया और अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड में आप ना करें, क्योंकि हल्का सा अगर आप इस पे आए तो ये यहाँ से भी माइनस हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे भी वही मेथड इस्तेमाल करना है, कम डिस्टेंस थोड़ा सा डिस्टेंस देके हम इसको कर्व करेंगे। थोड़ा सा हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब सेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, पाथ, ऑफसेट पाथ, माइनस में मुझे चाहिए -0.05, ओके। और इसके ऊपर मुझे सेम प्रॉपर्टीज चाहिए तो मैं आई डॉटर टूल लेकर इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, सारी सेम प्रॉपर्टीज के साथ ये यहाँ पर आ चुका है। और ये हमारे, अच्छा एक चीज हम भूल गए कि इसका जो साइज था मुझे वो थोड़ा सा कम करना था, क्योंकि ये साइज जो है वो छोटी होती है और वो साइज जो है थोड़ा सा लेंथ में बड़ा होता है। अच्छा अब एक चीज की कमी है, अच्छा मुझे ये रूलर जो है तंग कर रहा है, तो मुझे इसको अगर हाइड करना है तो मैं राइट क्लिक करके हाइड गाइड्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक अदद जो सुई सेट करने की हमारे पास एक चाबी होती है ये टाइम को सेट करने की, तो वो अगर मुझे बनानी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और मैंने इस तरीके से, अच्छा यहाँ पर मैं सिर्फ अलाइन जो है वर्टिकली इस्तेमाल करूँगा। इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, सिल्वर टाइप का ही होता है कुछ, हम थोड़ा सा ऐसा रख देते हैं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट रखकर मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। लाइन टूल लिया है मैंने, स्ट्रोक पे कलर दिया, 0.25 मैंने इसका स्ट्रोक कर दिया, इसको स्लाइटली सा इधर रखा, ऑल्टर से मैंने इसकी कॉपी निकाली और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पॉइंट पकड़ के मैंने इसको कम कर दिया। अब मैं इसका भी कलर चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, ऑल्टर से कॉपी निकाली है और कंट्रोल डी से मैंने इसकी डुप्लीकेट बना दी है। ठीक है, अच्छा सबको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको डीसिलेक्ट किया, ये ग्रुप हो जाएगा तो हम इसको सेट कर लेंगे। अब इसको सिलेक्ट करके इसको भी ग्रुप कर लिया और इसको सेंड टू बैक कर दिया, तो ये हमारे पास जो है वो एक डायलर टाइप की चीज़ आ चुकी है। मैं इसको सेट कर लूँगा जितना मुझे करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये पकड़ के मैंने इसको, ये ग्रुप हुआ था तो हम ग्रुप में इंटर हुए बगैर ही काम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। तो ये देखेंगे हमारी एक खूबसूरत सी घड़ी तैयार हो चुकी है। तो यकीनन उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम किस किस तरीके से चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा इसको अनलॉक करना नहीं भूलिएगा, ऑब्जेक्ट में जाकर अनलॉक ऑल कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। ये मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको, अच्छा अगर मैं कोई स्टूडेंट चेन वाली घड़ी बनाना चाहता है तो चेन वाली घड़ी का मेथड आप समझ लेंगे वो किस तरीके से होता है, कि अगर आप उसको गौर से देखें तो आपके पास जो स्टेप्स होते हैं उसमें हमारे पास जो सीक्वेंस होती है वो मैच होती हुई चल रही होती है। मिसाल के तौर पे एम टाइप की शेप होती है, मिसाल अगर मुझे इसको मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ ऐसी होती है स्टेप, कि मैंने ये बनाया,
अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने इसको सेंटर कर लिया, ऑल्टर से इसकी कॉपी निकाली, सेम डिस्टेंस यानी इस दोनों के सेंटर जो है मैंने लाइनों पे रखा है, इन सबको सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से इसको प्लस करूंगा और इसको ऑल्टर से माइनस कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ कि इसको और इस पॉइंट को डायरेक्शन टूल से मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी कॉपी निकालता हूँ, ये देखें, तो यहाँ जो है वो थोड़ा सा मुझे एक चेंजेस करनी पड़ेगी। वापस आ रहा हूँ, इस जगह का ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट किए, बाहर की तरफ निकालना है तो मैं लेफ्ट के लिए लेफ्ट और राइट के लिए राइट, एक मतलब आया की से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर इसकी शेप बना रहा हूँ, मुझे मुश्किल नहीं होगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो चेन वाली घड़ी अगर बनाना चाहते हैं तो ये फिर आप इसमें खूबसूरती से दिखा सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको स्लाइटली का छोटा कर रहा हूँ। ये देखिए, हम जब बनाने बैठते हैं तभी हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ हमारा फर्क आ रहा है। तो जब भी चेन वाली अगर आप बनाएंगे तो हमेशा आप याद रखिएगा कि आप पहले इसकी डुप्लीकेट निकाल लें, लेकिन इसके कलर्स की सीक्वेंस जो है वो थोड़ी सी आपने चेंज करनी होगी ताकि ये फील हो कि भाई ये चेन वाली घड़ी है और अलग अलग हमने रखी है। मैं स्ट्रोक जो है इसका नन कर रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर फील हो। अगर मैं इसको थोड़ा डार्क कलर पे ले आता हूँ, हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए। ये देखें, इस तरीके से भी आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और चेन वाली जो है वो घड़ी आप उस पर बना सकते हैं। तो चेन वाली होगी तो ये अपोजिट होगा, यहाँ पर जो है रेक्टेंगल टूल होगा वो इसके ऊपर एडजस्ट कर रहा होगा, तभी ये इस तरीके की बनेगी। तो वो एक मुश्किल ऑप्शन है, आप चाहें तो बनाएं, नहीं चाहे तो ना बनाएं, लेकिन ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है क्लास समझ में आ गई होगी और इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है वो उसमें हम क्या कहते हैं मज़ीद कुछ चीज़ें बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रोक पैनल को पढ़ेंगे, टेक्स्ट टूल को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ग्रेडियंट टूल को भी हम पढ़ेंगे।